नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें उत्तर प्रदेश विशेष टॉपिक से जो प्रश्न उसने बनाए हैं आयोग ने, उन प्रश्नों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो PCS मेंस हो, है ना, RO मेंस हो, RO हो, है ना, लोअर PCS का एग्जाम हो, चाहे, है ना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल से। तो दोस्तों, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, और चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 20। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कामगारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में कृषि एवं घरेलू उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की संख्या 3 मिलियन है। सी है, उत्तर प्रदेश में कामगारों की संख्या 20 मिलियन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो विकल्प है वो पहला सही है ना, उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणियों में कामगारों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, बाकी ये सारे क्या हैं आपके, ये आपके गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है। तो ROAR 2017 में क्वेश्चन है, उस टाइम के हिसाब से जो विकल्प था वो सही कौन सा था? 7400 प्रतिमाह। ठीक है, एक अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, है ना, के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण कब किया गया? 1 अक्टूबर 2022 से, मतलब ये तो उस समय की 17 की है, लेकिन जो आपका मजदूरी अधिनियम 1948 है उसमें 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक मजदूरी जो परिभाषित की गई वो इस तरह है, जैसे 3 हैं, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। ठीक है, तो एक सेकंड इसको लॉक कर देते हैं, अब नहीं घूमेगा। तो जो आपकी मजदूरी है, अकुशल मजदूरी है, अकुशल है ना, अकुशल है, फिर है अर्धकुशल और फिर है आपकी कुशल। ठीक है, तो अकुशल लोगों को मिलेंगे 9,743 रुपये। ठीक है ना, अब देखो बढ़ा दी गई ना, 17 में थी 7400 बढ़ा दी गई। और अर्धकुशल को मिलेंगे 10,717 रुपये और कुशल को मिलेंगे 12,005 रुपये। ठीक है, ये आपकी लेबर, मतलब जो लेबर लॉ है उसमें, उसके अंतर्गत ये सैलरी आपकी डिफाइन की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है? 18.5, 23.7, 30.2 या 31.2? तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। ROAR 2021 में आया वो क्वेश्चन है, जो इस समय वर्तमान में, मतलब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 32.9%। यूपी की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है 32.9%। ठीक है, तो ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है ना, इसको आप कहीं लिख के रख लेना। ठीक है, इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आयोग ने इस प्रश्न को अपने मतलब मार्किंग सिस्टम से बाहर कर दिया, मतलब इसको चयन सूची से बाहर कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ कह रहे थे भाई मेरे मित्र के PCS से क्वेश्चन, आप देखो PCS क्वेश्चन कितना डीप में जाके होता है ना, बहुत डीप में जाके होता है ना। UPSSC हो सकता है ये क्वेश्चन ले, है ना, इसमें ऐसे ये दो एक क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन शामिल होते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है। पहला है 23वां, उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद 2009 क्वेश्चन है। सकल घरेलू उत्पाद में सकल घरेलू उत्पाद में 9.4 की भागीदारी है। उत्तर प्रदेश की कुल निर्यात में 67% की भागीदारी है। तो देखो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि 2009 का क्वेश्चन है, हमें वर्तमान को देखना है। तो 2023-24 के अनुसार 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश की देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कितना है? आपका है 8.0%, है ना। कुल जीडीपी में देश के अपने उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो कितना है? 8.0%। ठीक है, ये बजट 2022 के अनुसार है, 2023 और मतलब 23 और 24 के अनुसार है, सॉरी 22 नहीं, 2023 और 24। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है। तो इसमें पूछा है आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है।
तो देखिए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल सही है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है, जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है, ये आपका सही है। अच्छा, फिर है राज्य के विभिन्न भागों के विकास स्तर में स्पष्ट भिन्नता मिलती है, ये भी सही है ना। लेकिन ये कथन है और ये कारण बिल्कुल ये सही नहीं है, यानी ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता। तो आपका दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, यानी ये कारण इसके पीछे हो ही नहीं सकता, आर कारण ए के पीछे नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है किससे? मनोरंजन कर से, व्यापार कर से, स्टाम्प शुल्क से या राज्य उत्पादन शुल्क से। तो इसमें सही विकल्प है वो क्या है आपका? 55% प्राप्त होता है किससे? व्यापार कर से। ठीक है। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश का जो बजट है आपका 2023 और 2024, इसके अनुसार राज्यों को करों से मिलने वाली आय राज्य वस्तु एवं सेवा कर से जो प्राप्त हुई थी वो कितनी प्राप्त हुई थी? 15,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1,50,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुई थी। ठीक है। किससे? ये आपके राजस्व कर, वस्तु सेवा कर से प्राप्त हुई थी। ठीक है। आबकारी शुल्क से देख लेते हैं, आबकारी शुल्क से कितनी हुई? आबकारी शुल्क जो शराब आपके वो लगते हैं ना, शराब का जो वो होता है, ठीक है, मतलब शराब जो बेचती है उससे प्राप्त हुई इनको, उससे राजस्व मिला आपको 58,000 करोड़। सॉरी 58,000 करोड़ क्यों, ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो जाएगा आपका 58,000 करोड़। सही है। ठीक है, इतनी राशि प्राप्त हुई उससे। स्टाम्प और शुल्क से कितनी प्राप्त हुई? स्टाम्प और शुल्क से प्राप्त हुई आपकी 34,560 CR करोड़। ठीक है। और बस यही है ना, मनोरंजन कर से, और इससे तो पता ही है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ ये है ना, 55% प्राप्तियाँ व्यापार कर से, यानी व्यापार और कर से सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर आपको राजस्व मिलता है, आपको टैक्स से सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अगला है 26वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है जमीन की मालगुजारी से, सामान्य व्यापार कर से, एक्साइज ड्यूटी से में केंद्र के प्राप्त हिस्से से, या पंजीकरण शुल्क। तो सभी पता है इससे क्या होगा? सामान्य व्यापार कर से सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। आय और वस्तु कर से 40% तो आय वस्तु कर से ही प्राप्त हो जाती है। आय वस्तु एवं सेवा कर से, बाकी टैक्स अलग है, इनसे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बैट का कितना हिस्सा है? बैट का है आपका 16.41% बैट से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 27, उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? बताइए। पंजीकरण शुल्क है, व्यापार कर है, भूमि राजस्व है, संघीय एक्साइज ड्यूटी है। ठीक है। तो 2014 में आर में आया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग क्या है? आपका व्यापार कर। क्या है? व्यापार कर। 28वां, उत्तर प्रदेश का कौन व्यापार कर जोन अधिकतम व्यापार कर संग्रह करता है? बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और नोएडा। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापार कर अधिकतम व्यापार कर संग्रहित करता है वो कौन सा जोन है? वो है आपका लखनऊ जोन, हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ। अगला है प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में? तो ये स्थापित किया गया है कहाँ पर? ये वाराणसी में स्थापित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कब? 22 सितंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है। अच्छा, 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। होता क्या है इसमें हथकरघों, शिल्पकलाओं और रेशम उत्पादों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए, है ना, वाराणसी के जो बुनकर होते हैं, है ना, कारीगर होते हैं, उद्यमों होते हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए, उनको सहायता देने के लिए, है ना, उनको स्थापित किया गया है ना। शिल्प संग्रहालय की स्थापना भी घोषणा की गई है। यहाँ पर शिल्प संग्रहालय की भी स्थापना की जाएगी। अगला है 30वां प्रश्न, ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिल सकता है आपको। ठीक है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। कहाँ हुई है? आपके ये वही क्वेश्चन है, देखिए घुमा के पूछ लिया है ना, ये हस्तकला दीनदयाल हस्तकला संकुल ही है। अब देखो घुमा के पूछ लिया है यहाँ पर। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? वाराणसी। स्थापना किसने करी थी? मोदी जी ने की थी। कब की थी?
22 सितंबर, ये बहुत ध्यान रखना, ये आ सकता है सितंबर 2017 में, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल हस्तकला संकुल की स्थापना, ये दीनदयाल हस्तकला संकुल ही है, दीनदयाल हस्तकला संकुल, ठीक है। और आधारशिला कब रखी थी? 2014 में इसकी आधारशिला रखी थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने, है ना। 2004-5 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में प्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था? तो 2004-5 का में क्या करना हमें, तो 2000, ये क्वेश्चन बना लो, 2023-24 में उत्तर प्रदेश के कुल उपागम में प्रत्यक्ष करों का कितना प्रतिशत था? तो जो सही विकल्प है वो है आपका, इसमें तो है ही नहीं, अलग से विकल्प लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन नया बना दिया हमने। तो वर्तमान में जो है वो है आपका 78.69%, ये आपका उत्तर है, ठीक है, ये आपका उत्तर है ना। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान 78.69% है। उत्तर प्रदेश के उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की कब? 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं या 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। इस योजना में कितनी मिली थी? 10.8% की वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही चौथी योजना में, छठी योजना में, 9वीं योजना में या 11वीं योजना में? तो 9वीं योजना में क्या रही? नकारात्मक वृद्धि दर रही। इस दौरान औद्योगिक विकास दर कितनी हो गई? -0.9। और सबसे ज़्यादा कब रही? सबसे ज़्यादा रही आपकी 10वीं में। और 9वीं में क्या रही? माइनस में। कितना है ना, 9 में तो माइनस में थे, है ना, और 10 में क्या हो गए? प्लस में। 10 में सबसे ज़्यादा छक्का मार दिया, 10 में क्या कर दिया? सबसे ज़्यादा। और 9 में क्या? सबसे कम। याद रख लो, 9वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे कम विकास दर, सबसे ज़्यादा विकास दर किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्या बेहतरीन क्वेश्चन बन गया हमारा। 34वां क्वेश्चन है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगा। गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में या गाजीपुर में? तो ये स्थापित करेगा कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। इसकी घोषणा कब की गई? इसकी घोषणा की गई 2020 में, 24 अक्टूबर 2020 में स्थापित की गई कि ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 35 आपके सामने। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश क्या हुआ है? घटा है, बढ़ा है, परिवर्तनशील रहा है, अपरिवर्तनशील रहा है? तो क्या रहा है? ये आपका बढ़ा है ना। अच्छा, ये 2005 का प्रश्न है। तो कुल प्रत्यक्ष अंश बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2022 देख लेते हैं। 2000 हम तो लेटेस्ट देख लेंगे, 2022 और 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में यह लगभग 13.35% की वृद्धि हुई है 2021-22 से 2023-24 में, ठीक है। प्रश्न संख्या आपके सामने आ गया 36। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे हल्के मत लेना। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 अप्रैल 2007 से, 1 जनवरी 2008 से, 1 जनवरी 2009 से, 1 अप्रैल 2008 से? तो सही विकल्प है 1 जनवरी 2008 से। मूल्य वर्धित कर झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में एक साथ लागू किया। बाद में तमिलनाडु ने भी इसे लागू करने का निर्णय ले लिया और फिर उत्तर प्रदेश ने भी इसे लागू कर दिया। कब? 1 जनवरी 2008 में। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 जनवरी 2008 में। 37, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते हैं? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बागपत, गाजियाबाद, लखनऊ या मेरठ? ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, ये क्वेश्चन 2004 का है। तो जब ये क्वेश्चन आया था उस समय बागपत में सबसे नीचे ग्रामीण परिवार पाए जाते थे, सबसे कम ग्रामीण परिवार पाए जाते थे। अब 2009 की अगर हम स्थिति देखें, 2009 की स्थिति देखें तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में गरीबी रेखा से नीचे केवल
केवल कम ग्रामीण कितने थे जीवी नगर में थे आपके 2.6%, ठीक है। और चित्रकूट में कितने थे, चित्रकूट में थे आपके सर्वाधिक, है ना, कितने थे 81.5%, 81.5% सर्वाधिक चित्रकूट में थे, ठीक है। सबसे कम कहाँ पे थे, सबसे कम थे आपके, सबसे कम शहरी गरीब कहाँ थे, ये लिख ही देता हूँ मैं, सारा डेटा है ना, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए चित्रकूट जिले में गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक, अच्छा एक काम करूँगा, इसे लास्ट में लिखूँगा, है ना, अभी इतना ध्यान रखो, अभी लास्ट में बच्चे तब यहाँ पे बता दूंगा आपको आगे, ठीक है। एक मिनट रुको। 38वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 14/2011 को निश्चित किए गई आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी वे व्यक्ति होंगे जिनकी मासिक आय कितनी होगी, तो उस के हिसाब से जो थी वो थी कितनी आपकी 5,000 रुपये तक निश्चित की गई, है ना। अच्छा 2017 में जारी अपडेट आंकड़ों के अनुसार 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले, 2017 में एक नई एडवाइस जारी की गई, है ना, कि 3 लाख वार्षिक आय से कम वाले परिवारों को आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में परिभाषित किया जाएगा, ईडब्ल्यूएस के रूप में परिभाषित किया जाएगा 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले 2017 के अनुसार। 39 में है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को जून 2001 तक शामिल किया गया है, तो 4, 6, 8 या 10, तो इसमें शामिल किया गया कितने 8 जिलों को, है ना, 8 जिलों को शामिल किया गया है। 2018 के नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत जून 2001 तक देश के कुल कितने, देश के कुल 112 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश कितने 8, कौन कौन से हैं, एक है हमारा सोनभद्र है, फिर कौन सा है फतेहपुर है, फतेहपुर है, फिर है हमारा सिद्धार्थनगर है, फिर कौन सा है हमारा चित्रकूट है, फिर है हमारा चंदौली है, चंदौली का कौन सा है बलरामपुर है, बलरामपुर के बाद कौन सा है आपका बहराइच है, फिर आपका कौन सा है श्रावस्ती है। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है हमारी श्रावस्ती में, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 40, वित्तीय वर्ष 2010-11 में राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था। 2011-12 के अनुसार है ना, लेकिन हम तो अच्छा उसके अनुसार तो द्वितीय स्थान था, ठीक है। लेकिन 2023-24 के अनुसार 2023-24 के परिप्रेक्ष्य में देखें, है ना, तो भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है 8%, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, है ना, कितना है जीडीपी में 8%, जीडीपी में योगदान कितना है उत्तर प्रदेश का 8% से अधिक, 8% से अधिक, ठीक है। चलिए अच्छा हाँ एक वो वाला रह गया क्वेश्चन, एक सेकंड, वो क्वेश्चन रह गया, कौन सा था, क्वेश्चन संख्या 39, इसको ज़रा देख ले रहे हैं। 39वां क्वेश्चन जरा इसने भसड़ फैला दी, 39 कहाँ है, 38 क्वेश्चन है, 38 भी नहीं है, ये है आपका, हाँ ये है आपका, ठीक है। कितने लोग कहाँ कितने गरीब थे, ठीक है। अब देखो प्रश्नकाल में तो बागपत सही आंसर था, ठीक है। अब देखो अब मैं लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, लिख के बता दूंगा, ठीक है। उत्तर 2009 की स्थिति के अनुसार, है ना, गौतम बुद्ध नगर जिले में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण गरीब कितने थे, जीवी नगर में गरीबी रेखा से नीचे सबसे कम ग्रामीण कितने थे 2.6% थे। एक डाटा हो गया, ठीक है, ये डाटा एक आपके साथ हो गया, मैं 4 डाटा दूंगा इसको, ठीक है। और चित्रकूट जिले में गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक कितने गरीब थे, सेम यही है, तो चित्रकूट में सबसे ज़्यादा गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे कितने थे 81.5%, ठीक है। चित्रकूट जिले में गरीबी रेखा से नीचे सर्वाधिक गरीब। अच्छा सबसे कम शहरी गरीब, अभी आ गया शहरी गरीब, सबसे कम
शहरी गरीब। शहरी गरीब सबसे कम कहाँ थे? ये थे आपके शाहजहाँपुर में। कितने थे? 3.3% थे। तथा सर्वाधिक शहरी गरीब कहाँ थे? सर्वाधिक शहरी गरीब कहाँ थे भैया? जेब आपके पाए जाएंगे कहाँ पर? चंदौली में। चंदौली में कितने थे इनकी संख्या? 74.5%। आपके सामने में 4 डेटा आपको लिख दिए है ना। जीवनगर में गरीबी रेखा के नीचे सबसे कम ग्रामीण कितने हैं? 7.6, वो 2.6। और चित्रकूट में कितने हैं? सबसे ज़्यादा गरीब हैं कितने? 81.5। सबसे कम शहरी गरीब किस में है? शाहजहाँपुर में। और सबसे सर्वाधिक शहरी गरीब किस में है? चंदौली में। दोस्तों है ना, आज तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, 20 मिनट के आसपास हो गई। चलिए ठीक है, प्लीज़ अगर आपको ये प्रयास हमारा अच्छा लगता है चैनल के सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ कोई कमेंट हो तो कमेंट में कमेंट कीजिए, है ना। आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, है ना। कमेंट करना मत बंद करिए, है ना। कमेंट अब आपके आने बंद हो गए हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।